नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर को इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है। जितने भी अब सॉल्यूशंस के बचे हुए टॉपिक है सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं बाष्प दाब यानी कि जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले एक हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि बाष्प दाब कहते किसको है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये कोई बर्तन ले रहे हैं जो पूरी तरह से कंप्लीट क्लोज्ड बर्तन है, क्लोज्ड वेसल पे, ठीक है, यानी कि बंद बर्तन है हमारे पास में। सपोज कीजिए कि इस तरह से कोई एक हमारे पास में बंद बर्तन है, ठीक है, चारों तरफ से बंद बर्तन है, क्लोज्ड वेसल है, जिसमें इसमें कुछ द्रव हम मिला देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ तक हमने कुछ द्रव मिला लिया। सपोज कीजिए कि ये द्रव चारों तरफ से मिला हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे द्रव लिक्विड यानी कि चारों तरफ से यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में इसे हम लोग किसी भी माध्यम से गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद में क्या होगा, एक समय के बाद में जैसे मान लीजिए 80 डिग्री 70 डिग्री या 90 डिग्री पर हम लोग ताप को क्या कर रहे हैं, स्थिर कर रहे हैं, ठीक है, गर्म कर रहे हैं। गर्म करने के बाद में क्या कर रहे हैं, ताप को हम लोग स्थिर कर देंगे। माने वो किसी भी टेम्परेचर पर हम लोग स्थिर कर सकते हैं, 70 डिग्री 80 डिग्री 90 डिग्री, किसी भी टेम्परेचर पर हम लोग ताप को स्थिर कर देंगे। तो होगा क्या कि प्रारंभ में यहाँ पे वाष्पन शुरू होगा, तो प्रारंभ में वाष्पन का वेग क्या होगा, अधिक होगा। मतलब कि इस माध्यम से इस माध्यम में जाएगा तो इसका वाष्पन का वेग यानी कि V1 जिसको बोल सकते हैं, वह वाष्पन का वेग बहुत ही अधिक होगा। फिर उसके बाद में जैसे ही वाष्प के रूप में ऊपर जाएगा तो निश्चित रूप से वहीं से फिर से संघनन होगा, लेकिन संघनन का वेग क्या होगा, उस समय कम होगा। लेकिन कुछ समय के बाद जब वाष्पन का वेग फिर से घटने लगेगा, वाष्पन का वेग क्या होगा कि घटने लगेगा। घटने लगे कुछ समय के बाद में क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो साम्य स्थिति आ जाएगा। दोनों मतलब कि बराबर हो जाएंगे। साम्य स्थिति के बाद में जब बराबर हो जाएगा तो उस दोनों का वेग बराबर हो जाएगा। मतलब किसका, संघनन का वेग और वाष्पन का वेग। वाष्पन और संघनन दोनों का वेग अगर बराबर हो जाएगा तो उस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, उस अवस्था को बोलते हैं साम्य अवस्था। तो साम्य अवस्था पर जो वाष्प की जो अवस्था होगी, उस अवस्था पर द्रव जितना मतलब कि दाब लगाएगा ऊपर की तरफ में, या मान लीजिए कि इस पूरे वेसल पे जितना दाब लगाएगा उसी दाब को हम लोग दाब कहते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग डिनोट कर सकते हैं। V1 को हम लोग बोलेंगे वाष्पन वेग बोलेंगे, ठीक है, और V2 को बोलेंगे हम लोग मान लीजिए संघनन वेग बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले V1 का वेग बड़ा होता है V2 से, लेकिन कुछ देर के बाद में V1 का वेग घटने लगता है और V2 का वेग क्या होता है, बढ़ने लगता है। कुछ समय के बाद V1 का वेग V2 के बराबर हो जाता है। V1 का वेग V2 के बराबर होता है, तो उसी अवस्था को हम लोग मतलब साम्य अवस्था पर कहते हैं। और साम्य अवस्था पर जितना भी द्रव इस वेसल पे दाब लगाता है उसी दाब को हम लोग कहते हैं बाष्प दाब कहते हैं। अब इसी को हम लोग आराम से ये 1 बाई 1 लिख लेते हैं कि जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा। और जब भी परीक्षा में पूछेगा वाष्प दाब किसे कहते हैं तो इसी हिसाब से एक डायग्राम बनाकर आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। वाष्प दाब में क्या लिखेंगे, सबसे पहले मान लीजिए कि कोई एक बंद बर्तन लेते हैं, ठीक है ना। बंद बर्तन को क्या करते हैं, बंद बर्तन में कुछ द्रव, जैसे मैंने बोला कि बंद बर्तन में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ द्रव यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है ना। बंद बर्तन में कुछ द्रव डाल देंगे, फिर उसके बाद में इसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद में क्या होगा, कुछ देर के बाद में ताप को स्थिर कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 70 डिग्री 80 डिग्री 90 डिग्री पर ताप को स्थिर कर लेंगे। ताप स्थिर करने के बाद में प्रारंभ में क्या होगा कि प्रारंभ में वाष्पन का वेग अधिक होगा। प्रारंभ में वाष्पन का वेग क्या होगा, वाष्पन का वेग बहुत अधिक होगा। फिर उसके बाद में कुछ देर के बाद में तथा वाष्पन का वेग अधिक होगा, लेकिन तथा संघनन का वेग क्या होगा, संघनन का वेग कम होगा, ठीक है, संघनन का वेग कम होगा। फिर उसके बाद में कुछ समय के बाद, परंतु कुछ समय बाद वाष्पन का वेग जो होता है वह घटने लगता है। वाष्पन का वेग जो होता है, वाष्पन का वेग घटने लगता है, वाष्पन का वेग घटने लगता है, ठीक है, वाष्पन का वेग घटने लगता है। और तथा संघनन का वेग क्या होता है, तथा संघनन का वेग बढ़ने लगता है।
तथा संघनन का वेग बढ़ने लगता है। संघनन का वेग बढ़ने लगता है। यही चीज को मैंने अभी भी समझाया है। संघनन का वेग क्या होता है? बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक है। परंतु कुछ समय के बाद, परंतु कुछ समय बाद, कुछ समय बाद, कुछ समय बाद वाष्पन और संघनन का वेग बराबर हो जाता है। वाष्पन और वाष्पन व संघनन का वेग बराबर हो जाता है। वाष्पन और संघनन का वेग बराबर हो जाता है। संघनन का वेग बराबर हो जाता है। ठीक है। संघनन का वेग बराबर हो जाता है। संघनन का वेग बराबर हो जाता है। वाष्पन और संघनन का वेग बराबर हो जाता है। ठीक है। तो इसी अवस्था को, इस अवस्था को, इस अवस्था को द्रव वाष्प, द्रव वाष्प साम्य अवस्था कहते हैं। द्रव वाष्प साम्य अवस्था कहते हैं। साम्य अवस्था कहते हैं। ठीक है। फिर इसी वाष्प साम्य अवस्था पर, द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर, ठीक है, द्रव का वाष्प जितना द्रव का वाष्प, द्रव की वाष्प, वाष्प जितना दाब आरोपित करता है, जितना दाब आरोपित करता है, जितना दाब आरोपित करता है, आरोपित करता है, ठीक है, उसे ही वाष्प दाब कहते हैं। उसे ही वाष्प दाब कहते हैं। उसे ही वाष्प दाब कहते हैं। जो मैंने समझाया था उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिए। उसी को हम लोग वाष्प दाब कहते हैं। उसे ही वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है। मतलब कोई भी एक बर्तन लिए, जो कि बंद बर्तन लिए, उसमें कुछ द्रव को रखे, द्रव रखने के बाद में गर्म किए, गर्म करने के बाद में ताप को स्थिर कर दिए। ठीक है। प्रारंभ में क्या होगा कि वाष्पन का वेग बढ़ेगा, जिससे क्या होगा कि वो वाष्पन का वेग क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा तथा संघनन का वेग कम होगा। परंतु कुछ समय के बाद वाष्पन का वेग घटने लगेगा तथा संघनन का वेग बढ़ने लगेगा। परंतु कुछ समय के बाद में क्या होगा? वाष्पन और संघनन का वेग दोनों बराबर हो जाएगा। उसके बाद में इस अवस्था को द्रव वाष्प साम्य अवस्था कहते हैं। द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर द्रव की वाष्प जितना दाब आरोपित करती है उसे ही वाष्प दाब कहते हैं। ये पूरा कंप्लीट एक प्रोसेस हो गया जिसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। या इसका डिफिनेशन एक लाइन में अगर लिखना हो तब भी हम लोग लिख सकते हैं। लिखेंगे क्या? किसी ताप पर, किसी ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य, द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य, मध्य साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में वाष्प का दाब जो होता है, वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब कहलाता है, कहलाता है। इस तरह से हम लोगों ने ये वाष्प दाब कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब इसके बाद में और भी थोड़ा सा हम लोग कुछ देख लेते हैं कि मतलब कि इसमें और भी क्या क्या कंसेप्ट है। ठीक है ना? थोड़ा सा इसको हम ऊपर करते हैं, ऊपर कर देंगे तो देख लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले कुछ नोटेबल पॉइंट लिख लेते हैं। मान लीजिए नोटेबल पॉइंट, यहाँ पे कुछ ये लिखने से पहले कुछ चीजों को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो हम लोग वाष्प दाब पढ़ रहे थे उसका एक और डिफिनेशन, एक और तरीका हो सकता है समझने के लिए। सपोज कीजिए कोई एक बर्तन लिए हैं, इस बर्तन में मान लीजिए कि यहाँ पे इस कंडीशन तक मान लीजिए कि यहाँ पे द्रव भरा हुआ है। ठीक है कि नहीं? मान लीजिए कि बहुत सारा द्रव भरा हुआ है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और किसी द्रव के यहाँ पे क्या होगा? द्रव भरा हुआ है तो इसको जब हम लोग गर्म करेंगे तो निश्चित रूप से इसके अणु जो है एक दूसरे के साथ ब्राउनी गति करने लगेंगे।
ब्राउनी गति करने का मतलब क्या होता है कि मैंने इस तरह से ऐसे 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 इस तरह से ब्राउनी गति करने लगेंगे, ठीक है ना। तो ब्राउनी गति करते हुए वाष्प में बदलने के लिए द्रव के स्वतंत्र तल पर एक दाब आरोपित करते हैं। यहाँ पे ब्राउनी गति करेंगे तो निश्चित रूप से द्रव से वाष्प में बदलने के लिए इस सतह पे निश्चित रूप से क्या करेंगे, दाब आरोपित करेंगे ये सभी, ठीक है। जो दाब आरोपित करते हैं इसी मैंने दाब को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव का वाष्प दाब कहते हैं, सिंपल से भाषा में, ठीक है ना। होता क्या है कि वाष्प दाब होने पर एक द्रव के अणु पूर्ण रूप से वाष्प में नहीं बदल जाते हैं, क्योंकि बाहर से मतलब यहाँ से ये जितने भी द्रव होते हैं वाष्प में बदलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ऊपर से क्या होता है कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं वायुमंडलीय दाब यहाँ पे काम कर रहा होता है, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे बोलते हैं, तो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और नीचे से दाब लग रहा है जिसे हम लोग वाष्प दाब कहते हैं। तो ये जो जितने भी द्रव होते हैं वो वाष्प में बदलना चाहते हैं, लेकिन ऊपर से वायुमंडलीय दाब लगने के कारण ये पूरा तरह से जितने भी द्रव होते हैं वो वाष्प में बदल नहीं पाते हैं। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, इस वाष्प दाब को, इस द्रव को वाष्प दाब में बदलने से हमेशा विरोध करता है या मतलब कि रोकता है, ठीक है ना। तो अगर इसमें अगर हम पॉइंट लिखे तो सबसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं क्या, किसी किसी द्रव के अणु किसी द्रव के अणु ब्राउनी गति ब्राउनी गति आप सब फेयर में इसे लिख लीजिएगा, ब्राउनी गति करते हुए ब्राउनी गति करते हुए वाष्प में बदलने के लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है वाष्प में बदलने के लिए बदलने के लिए ठीक है, द्रव के स्वतंत्र तल पर द्रव के स्वतंत्र तल पर ठीक है, एक दाब आरोपित करते हैं एक दाब आरोपित करते हैं जिसे उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं ठीक है। फिर उसके बाद में नोटेबल पॉइंट में हो जाएगा नोट, विकल्प क्या हो जाएगा, वाष्प दाब होने पर भी वाष्प दाब होने पर भी द्रव के अणु पूर्ण रूप से वाष्प में नहीं बदल पाते हैं, वाष्प में नहीं बदल पाते हैं क्योंकि बाहर से लगने वाला वायुमंडलीय दाब बाहर से लगने वाला वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब का विरोध करता है वाष्प दाब का विरोध करता है ठीक, वाष्प दाब का विरोध करता है। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। लिखिएगा वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक,
तो सबसे पहला हो जाएगा आपका द्रव की प्रकृति। ठीक है, द्रव की प्रकृति मतलब द्रव की प्रकृति का मतलब क्या होता है, नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का नेचर कैसा है। ठीक है, सपोज कीजिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक वेसल दिया हुआ है और इस वेसल में क्या है कि कुछ द्रव यहाँ पे है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे द्रव पड़ा हुआ है, निश्चित रूप से ये द्रव जो होता है ये यहाँ पे दाब लगाएगा। ठीक है, ये इतना तो श्योर है कि दाब लगाएगा। ठीक है, यदि मान लीजिए कि दाब लगाने में इसमें अणु है, तो इस अणुओं के बीच में यदि आकर्षण बल कम होगा तो आकर्षण बल कम होने के कारण गतिज ऊर्जा अधिक होगी। ठीक है, और गतिज ऊर्जा अधिक होगी तो निश्चित रूप से वेग भी अधिक होगा। जब वेग अधिक होगा तो तेजी से टक्कर पड़ेगा। जितने भी ये स्वतंत्र तल है इस पे क्या होगा, तेजी से टक्कर कटेंगे, जिसके कारण वाष्प दाब अधिक होगा। जैसे पेट्रोल और स्प्रिट का जो होता है वाष्प दाब अधिक होता है, और इसका उल्टा भी सही है। ठीक है, तो इसी चीज को अब हम लोग लिख लेते हैं। जैसे कहने का मतलब मैंने क्या बोला कि यहाँ पे द्रव है तो द्रव के बीच में क्या होगा, आकर्षण बल कम होगा। आकर्षण बल कम होने के कारण गतिज ऊर्जा अधिक होगी। गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण वेग अधिक होगा। वेग अधिक होने के कारण वह तेजी से टकराएंगे। तेजी से टकराएगा तो स्वतंत्र तल पे निश्चित रूप से वो तेजी से टक्कर मारेगा, जिसके कारण वाष्प दाब अधिक होगा। जैसे पेट्रोल और स्प्रिट का जो होता है वाष्प दाब अधिक होता है। अब इसी चीज को हम लोग लाइन फॉर्मेट में लिख लेते हैं पहला में, यदि यदि द्रव के अणुओं में यदि द्रव के अणुओं में आकर्षण बल तो कम होगा ही, तो आकर्षण बल यदि कम होता है तो कम होने के कारण क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा निश्चित रूप से अधिक हो जाती है। तो गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। ठीक है कि नहीं, और जैसे ही गतिज ऊर्जा अधिक होती है तो उसका वेग भी अधिक हो जाएगा। ठीक है, और वेग जब अधिक हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये तेजी से टक्कर करेंगे। ठीक है, तेजी से टक्कर करेगा। कहाँ पे टक्कर करेगा, स्वतंत्र तल पे या स्वतंत्र तल पर तेजी से टक्कर करेगा। ठीक है कि नहीं, जिससे क्या होगा कि इसका वाष्प दाब अधिक होगा। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, पेट्रोल जो होता है वो पेट्रोल व स्प्रिट का वाष्प दाब अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है। ठीक, और निश्चित रूप से लिख सकते हैं कि इसका उल्टा भी सही है। सभी है। अब हम लोग इसका दूसरा नंबर प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि दूसरा नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है। दूसरा नंबर प्रॉपर्टी है के पहले इसी को अगर दूसरे भाषा में भी अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि अर्थात इसका उल्टा भी सही है। इसका मतलब यदि किसी द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक हो, जब आकर्षण बल अधिक होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, तो अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होगा वह कम हो जाएगा। अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अणुओं की गतिज ऊर्जा कम होने के कारण वेग भी उसका कम हो जाएगा। ठीक है, जब वेग कम हो जाएगा तो निश्चित रूप से टक्कर धीरे से होगा। ठीक है कि नहीं, क्या होगा, टक्कर धीरे से होगा। ठीक है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा,
वाष्प दाब भी, वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। और एग्जाम्पल इसका हो जाएगा आपका ग्लिसरीन, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन व शहद का वाष्प दाब, शहद का वाष्प दाब बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है। मतलब अच्छा, उसके बाद में नोट पॉइंट में लिख लीजिए कि श्यानता मतलब अधिक होगा, श्यानता, श्यानता माने गढ़ापन, श्यानता का मतलब यहाँ पे गढ़ापन है, श्यानता यदि अधिक होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, वाष्प दाब कम हो जाएगा, वाष्प दाब कम हो जाएगा, वाष्प दाब कम हो जाएगा। ये सारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा नंबर इसका देख लेते हैं। क्या दूसरा नंबर प्रभावित करने वाला कारक है आपका ताप। ठीक है ना, तो ताप के बारे में हम लोग लिखते हैं। दूसरा नंबर, दूसरा प्रभावित करने वाला कारक आप लिखिएगा ताप। ताप को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है इसे हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक वेसल्स है, यानी कि बर्तन है, और इस बर्तन में क्या है कि कोई द्रव लगा हुआ है। ठीक है, द्रव है इस बर्तन में। तो निश्चित रूप से बर्तन में जब द्रव है, तो यदि द्रव के ताप में यदि मान लो वृद्धि होगा, तो जैसे ही वृद्धि होगा तो अणुओं की उष्मीय ऊर्जा में भी वृद्धि होगी। ठीक है। और जिससे क्या होगा, गतिज ऊर्जा में बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा, तो टक्कर तेजी से होगा, जिसके कारण दाब आराम से बढ़ेगा। ठीक है। तो इसी को हम लोग आराम से लिख ले रहे हैं कि ताप का प्रभाव पड़ता क्या है। ठीक है। यदि यदि द्रव के अणुओं के बीच ताप में वृद्धि होगी, द्रव के ताप में, यदि द्रव के ताप में वृद्धि होगी, ताप में वृद्धि हो, ताप में वृद्धि होगी, तो निश्चित रूप से क्या होगा, यहाँ पे अणुओं की ऊष्मा ऊर्जा में वृद्धि होगी, अणुओं की ऊष्मीय ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, अणुओं की ऊष्मीय ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। यदि उसके बाद अणुओं की ऊष्मा ऊर्जा में वृद्धि हुई, मतलब इस तरह से वृद्धि से डिनोट कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से इससे गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि होगी, गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि होगी। और जैसे ही गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो इसके वेग में भी वृद्धि होगी, वेग में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से क्या होगा, टक्कर तेजी से होगा, टक्कर क्या होगा, तेजी से होगा। और जब टक्कर तेजी से होगा तो निश्चित रूप से इसका जो होगा वाष्प दाब बढ़ेगा, वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। ये दो हमारा प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि द्रव द्रव का, द्रव द्रव विलयन का, द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ PRESSUI, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि सपोज मान लीजिए कि कोई एक बिलियन है, बिलियन मतलब वेसल्स है, और इस बिलियन में मान लीजिए, सपोज कीजिए यहाँ पे ए और बी दोनों है, ए भी बिलियन है और क्या है, बी भी बिलियन। लिखते हैं कि माना, माना कि एक बिलियन है, एक बिलियन में, एक बिलियन में माना कि एक बिलियन में दो द्रव है, दो द्रव ए तथा बी है, ए तथा बी है। ठीक है, ए तथा बी, एक बिलियन में दो द्रव है जिनके आंशिक वाष्प दाब, जिनके आंशिक वाष्प दाब, जिनके आंशिक वाष्प दाब, जिनके आंशिक वाष्प दाब क्रमशः PA व PB है। ठीक है। तो बिलियन का कुल, तो बिलियन का कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब कितना हो जाएगा, T इजिकल टू हो जाएगा CA प्लस PB हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से हमने आज का क्लास में ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने वाष्प दाब के सभी कॉन्सेप्ट से पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया।
ठीक है कि नहीं? कहीं भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए यदि आपको वीडियो सही लग रहा है तो। अब हम लोग लगातार ये केमिस्ट्री का वीडियो आएगा, और पूरा हम लोग आज ही कंप्लीट करेंगे। हम लोग केमिस्ट्री कंप्लीट, लगभग 5-7 और वीडियो आएंगे, उसके बाद में कंप्लीट हो जाएगा आपका वीडियो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।